अपने आप पर काबू न पा सकने वाला इंसान कभी दुनिया पर राज नहीं कर सकता। नेपोलियन हिल का यह कथन कितना सार्थक है ना? लेकिन सोचिए, आपने कितनी बार अपनी बहुमूल्य ऊर्जा व्यर्थ की है। कितनी आलोचनाओं, कितनी निराशाओं ने आपकी शांति छीनी है और आपको आगे बढ़ने से रोका है। आज आप अडिग बनने का, जीवन में ऐसे चलने का राज जानेंगे मानो कुछ भी आपको प्रभावित न कर सके। कल्पना कीजिए, हर चुनौती, हर अप्रत्याशित बाधा पर आप एक चौराहे पर पहुंचते हैं, एक महत्वपूर्ण मोड़ जहां आपको प्रतिक्रिया देने या अटल बने रहने का चुनाव करना होता है। यहीं पर रणनीतिक उदासीनता की अद्वितीय शक्ति प्रकट होती है। अधिकांश लोग कठपुतली की तरह व्यवहार करते हैं। छोटी छोटी आलोचनाओं, तुच्छ विलंबों, क्षणिक निराशाओं और यहां तक कि सोशल मीडिया पर बेतुकी टिप्पणियों को अपने जीवन की गति तय करने देते हैं। लेकिन जिन्होंने अडिग रहने की कला सीख ली है, उनके पास एक शक्तिशाली हथियार है, एक अपार शक्ति, अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देने का चुनाव करते हैं, इसका मतलब निष्क्रियता या उदासीनता नहीं है। इसका मतलब है अपनी शांति किसी ऐसे व्यक्ति या चीज को सौंपने से इनकार करना जो इसके लायक नहीं है, अपना कीमती समय और ऊर्जा व्यर्थ लोगों और चीजों पर खर्च करने से मना करना। याद कीजिए, आखिरी बार कब आपका अपमान हुआ था या आपकी अन्यायपूर्वक आलोचना की गई थी। स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी पलटवार करना, आवाज उठाना, खुद को सही साबित करना। लेकिन अगर इसके बजाय आप मुस्कुराएं और आगे बढ़ जाइए, आप अपने विरोधी को निशस्त्र कर देंगे, उसे कमजोर कर देंगे। वह आपका क्रोध, आपका आक्रोश, आपका बचाव चाहता था। उसे कुछ न देकर आप उसे शक्तिहीन बना देते हैं, जबकि आप आगे बढ़ते हैं और अधिक मजबूत और अडिग। यह वह मौन शक्ति है जिसे कुछ लोग ही जानते हैं, लेकिन सभी इसकी प्रशंसा करते हैं और इसे पाने की इच्छा रखते हैं। यह व्यवहार केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि महान नेताओं और विचारकों द्वारा जिया गया एक यथार्थ है। उदाहरण के लिए, एंड्रयू कार्नेगी ने हिल को बताया कि उनके द्वारा जाने गए सबसे शक्तिशाली लोग वे नहीं थे जो सबसे ज्यादा चिल्लाते थे या किसी भी चुनौती पर प्रतिक्रिया देते थे, बल्कि वे थे जो तूफान के बीच भी शांत रहते थे। इस अवलोकन ने मानसिक शक्ति के बारे में हिल के दृष्टिकोण को आकार दिया, भावनाओं की अनुपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि उनके द्वारा नियंत्रित न होने की क्षमता के रूप में। सोचिए, आपने कितनी बार दिन, यहां तक कि हफ्ते भी गंवा दिए हैं किसी ऐसी चीज को लेकर चिंता करते हुए जिसका वास्तव में दीर्घकालिक कोई महत्व नहीं था। किसी अन्यायपूर्ण आलोचना या किसी ऐसी गलती के कारण कितनी रातें नींद में कटी हैं जिसे कोई और याद भी नहीं रखता। यह सब कुछ पर प्रतिक्रिया देने की कीमत है। रणनीतिक उदासीनता ठीक इसके विपरीत है। छानना, चुनना और जानबूझकर यह तय करना कि किसके लायक है और किसके लायक नहीं आपका ध्यान। एक आकर्षक तथ्य है जो इस विचार की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में शोध दर्शाता है कि अधिकांश लोग घटना के बजाय उसकी आशंका में अधिक पीड़ित होते हैं। समस्याओं की कल्पना करने या अप्रिय स्थितियों को मानसिक रूप से दोहराने से उत्पन्न तनाव का वास्तविक स्थिति की तुलना में शरीर पर अधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। यानी कई बार आपको जो हो रहा है उससे नहीं, बल्कि जो आप अपने मन में दोहराने पर आमादा हैं उससे हार मिलती है। जब आप अचलता की कला में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप न केवल अपने भावनात्मक संतुलन बल्कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, कार्यस्थल में कोई व्यक्ति आपकी सभी के सामने अन्यायपूर्ण आलोचना करता है। अधिकांश लोग तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, विपरीत सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, शायद आवाज का स्वर भी बदल देंगे। लेकिन क्या होता है यदि आप शांत रहते हैं, केवल आवश्यक उत्तर देते हैं या बस जवाब न देने का निर्णय लेते हैं? दूसरे आपका आत्मविश्वास देखते हैं, वे समझते हैं कि आप डगमगाए नहीं हैं। यह रवैया न केवल आपकी आंतरिक शांति को बनाए रखता है, बल्कि दूसरों के सामने आपकी छवि को भी ऊंचा उठाता है। जाहिर है, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। कोई भी एक दिन में ही सब कुछ के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता।
अभ्यास करना जरूरी है और अभ्यास छोटे छोटे क्षणों से शुरू होता है। एक अंतहीन लगने वाली कतार, किसी परिचित की असभ्य टिप्पणी, एक अप्रत्याशित जाम। इन अवसरों पर विस्फोट करने के बजाय खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्रभावित करता है? क्या यह मेरी ऊर्जा के लायक है या मैं केवल किसी तुच्छ चीज को शक्ति दे रहा हूं? इस प्रश्न को दोहराकर आप एक अदृश्य कवच बनाते हैं जो आपको जीवन के सबसे सामान्य आक्रमणों से बचाता है। एक और भी दिलचस्प पहलू है, जो लोग इस तरह का रवैया अपनाते हैं उन्हें अधिक विश्वसनीय और यहां तक कि अधिक प्रभावशाली भी माना जाता है, क्योंकि वे ज्यादा जोर से नहीं बोलते या बल प्रयोग से खुद को नहीं थोपते, बल्कि अराजकता के बीच स्थिरता का संचार करते हैं। ऐसे संसार में जहां लगभग सभी छोटी छोटी बातों पर बेकाबू हो जाते हैं, जो व्यक्ति दृढ़ रहता है वह स्वतः ही एक संदर्भ, एक अनुकरणीय उदाहरण बन जाता है। इसलिए रणनीतिक उदासीनता कमजोरी का नहीं बल्कि शक्ति का, चुपचाप पहाड़ हिला देने वाली शक्ति का प्रतीक है। इसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। अगले 7 दिनों के दौरान अनदेखा करने के लिए किसी विशिष्ट प्रकार की उत्तेजना का चुनाव करें। यह कार्यस्थल पर तीखी टिप्पणी हो सकती है, किसी रिश्तेदार की अन्यायपूर्ण आलोचना हो सकती है, या सोशल मीडिया पर वह अनाम उपयोगकर्ता भी हो सकता है जो हमला करने पर आमादा है। देखें कि आपका रवैया कैसे बदलता है। देखें कि समय और ऊर्जा गंवाने के बजाय आप कैसे अपना ध्यान बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह छोटी सी चुनौती आपको व्यवहार में दिखा सकती है कि आपकी अनुमति के बिना कुछ भी और कोई भी आप पर शक्ति नहीं रखता है। अंततः रणनीतिक उदासीनता यह चुनने की क्षमता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है और बाकी को एक सामान्य शोर के रूप में जाने देना है। यह बिना भीगे तूफान में से गुजरना है। जब सब कुछ डोल रहा हो तब भी स्थिर रहना है। हर चुनौती को अपनी मौन शक्ति के लिए ईंधन में बदलना है। जो लोग इस तरह जीना सीख जाते हैं वे पाते हैं कि अपनी आंतरिक शांति को डगमगाने से रोकने से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब भावनात्मक नियंत्रण की बात आती है तो कई लोग केवल बहसों, रिश्तों या चुनौतियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां भावनाओं पर नियंत्रण के अभाव से जीवन सबसे ज्यादा तबाह होता है, और वह है पैसा। पैसे में अपने आप में कोई शक्ति नहीं है, यह केवल कागज या स्क्रीन पर एक संख्या है। पैसे को शक्ति देने वाली भावनाएं हैं जो हम इसके साथ जोड़ते हैं। हारने का डर, पर्याप्त न होने की चिंता, जो हासिल किया है उसे दिखाने का घमंड। और यह ठीक यही भावनात्मक खेल है जो अधिकांश लोगों को बंदी बना लेता है। शोध बताते हैं कि 70% से अधिक कर्ज में डूबे लोग न केवल उस राशि से पीड़ित होते हैं जो उन्हें चुकानी है, बल्कि उससे उत्पन्न भावनात्मक बोझ से भी। यह $1000 का बिल नहीं है, क्रेडिट कार्ड पर $1000 के बराबर राशि नहीं जो आपको अक्षम बनाती है, बल्कि चिंता, वसूली कॉल का डर, किसी निमंत्रण को स्वीकार न कर पाने की शर्मिंदगी, किसी ऐसे व्यक्ति से तुलना करना जो अधिक धनी दिखाई देता है। यानी सच्चाई नहीं, बल्कि जिस तरह से मन उस पर प्रतिक्रिया करता है वही चोट पहुंचाता है। सोचिए, आपने कितनी बार केवल स्वीकार किए जाने या खालीपन की भावना को दूर करने के लिए कोई अनावश्यक चीज खरीदी है। शायद नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक्स, महंगे कपड़े, या यहां तक कि एक आलीशान डिनर जिसने आपका बजट पार कर दिया हो। इन विकल्पों के पीछे जरूरत नहीं, बल्कि भावनाएं, आवेग पर नियंत्रण का अभाव था। और जब यह व्यवहार बार बार होता है तो अपरिहार्य परिणाम वित्तीय स्वतंत्रता का नुकसान होता है। एक चौंकाने वाला उदाहरण माइक टायसन की कहानी है। उन्होंने अपने करियर के दौरान $300 मिलियन से अधिक कमाए, लेकिन लगभग सब कुछ गंवा दिया। यह अवसरों की कमी या प्रतिभा की कमी के कारण नहीं था, बल्कि आत्मनियंत्रण की कमी के कारण था। अत्यधिक खर्च, आवेगपूर्ण निर्णय, बुरे प्रभाव और एक ऐसा मन जो हमेशा तत्काल इच्छा पर प्रतिक्रिया देता था। यह मामला दर्शाता है कि आप कितना भी कमाए, अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो पैसा उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाएगा। इसके विपरीत ऐसे लोग हैं जिनके पास लगभग कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आवेगों पर काबू पा लिया और एक
ठोस धन का निर्माण किया। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट अरबपति इसलिए नहीं बने क्योंकि वे दिखावा करना चाहते थे या बाहरी दबावों पर प्रतिक्रिया देते थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने पैसे से निपटने में भावनात्मक अनुशासन का विकास किया। जबकि अन्य संकट के समय, डर या उछाल के समय उत्साह से बह जाते थे, वे दृढ़, धैर्यवान और नियंत्रित रहते थे। यह ऐसे व्यवहार करना है मानो कुछ भी उन्हें परेशान न करे, यहां तक कि वित्तीय उतार चढ़ाव के संबंध में भी, जो अधिकांश लोगों को पागल कर देते हैं। और यहां मुख्य बिंदु है, जब आप अपनी भावनाओं का नियंत्रण पैसे को सौंप देते हैं तो आप कभी शांत नहीं होते। अगर आपके पास कम है तो आप चिंतित रहते हैं, अगर आपके पास बहुत है तो आप खोने के डर से जीते हैं। लेकिन जब आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि पैसा केवल एक उपकरण, एक साधन है, न कि कोई लक्ष्य। यह जागरूकता सब कुछ बदल देती है। खुद से पूछें, आपने कितनी बार पैसे के अभाव के डर से किसी सपने या अवसर को छोड़ दिया है? आपने कितनी बार वित्तीय चिंता को अपने मूड, अपने फैसलों और यहां तक कि अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करने दिया है? अधिकांश लोग इस कमी की भावना के गुलाम की तरह जीते हैं, और यह भावनात्मक स्थिति एक ऐसा चक्र बनाती है जो अनिश्चित काल तक दोहराया जाता रहता है। रास्ता है, हर वित्तीय निर्णय से पहले रुकना सीखना, खर्च करने से पहले, निराश होने से पहले, तुलना करने से पहले। पूछें, क्या यह कार्रवाई मुझे उस जीवन के करीब ले जाती है जिसे मैं जीना चाहता हूं? क्या मैं तर्कसंगत तरीके से निर्णय ले रहा हूं या केवल किसी क्षणिक भावना पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं? भावना और कार्रवाई के बीच यही छोटा सा अंतर है जहां वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि बहुत से लोग ज्ञान की कमी से नहीं, बल्कि भावनात्मक नियंत्रण की कमी से असफल होते हैं। महामंदी के दौरान हजारों लोगों ने सब कुछ गंवा दिया क्योंकि उन्होंने निराशा में अपनी संपत्ति बेच दी, सामूहिक दहशत के आगे घुटने टेक दिए। जो लोग शांत रहने में कामयाब रहे, जिन्होंने डर की लहर में बहने से मना कर दिया, उन्होंने अपना भाग्य फिर से बनाया। ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वे अधिक बुद्धिमान थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने भावनाओं को अपने चुनावों को तय करने की अनुमति नहीं दी। सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता केवल अधिक कमाने में नहीं है, बल्कि उस भावनात्मक गुलामी से मुक्त होने में है जो पैसा पैदा करता है। अगर आप वित्तीय कठिनाई के सामने भी मुस्कुरा सकते हैं, अगर आप तब भी स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं जब कुछ कम लग रहा हो, तो आप लाखों लोगों से आगे हैं। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन कैसे बदल जाएगा यदि आप पैसे के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना शुरू कर दें। कम चिंता, कम तुलनाएं, बुद्धिमान निर्णय लेने के लिए अधिक स्पष्टता और वास्तव में मायने रखने वाली चीजों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। यह बदलाव रातों रात नहीं होता है, लेकिन यह आज से ही शुरू हो सकता है, हर छोटे से चुनाव से। पैसा कभी समस्या नहीं होगा। असली समस्या वह शक्ति है जिसे आप इसे सौंपते हैं जब आप अपनी भावनाओं के वश में हो जाते हैं। जिस क्षण से आप इस क्षेत्र में ऐसे व्यवहार करना सीखते हैं मानो कुछ भी आपको परेशान न करे, आप एक नई कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। एक ऐसी कहानी जहां पैसा यह तय नहीं करता कि आप कौन हैं, बल्कि केवल आपके अनुशासित मन के आदेश का पालन करता है। आलोचना दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है जिसका इस्तेमाल वह आपके खिलाफ कर सकती है, लेकिन केवल तभी जब आप अनुमति दें। अधिकांश लोग पहली नकारात्मक टिप्पणी के सामने टूट जाते हैं, मानो किसी की राय में आपके मूल्य को परिभाषित करने की शक्ति हो। यहीं पर कई सपने मर जाते हैं, क्षमता या संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि दूसरों की अस्वीकृति से निपटने में असमर्थता के कारण। नेपोलियन हिल कहते थे कि उनके द्वारा जाने गए सबसे सफल लोग वे नहीं थे जिनकी कभी आलोचना नहीं हुई थी, बल्कि वे थे जिन्होंने आलोचना को छानना सीखा था, जो उपयोगी था उसे अपनाया और जो केवल शोर था उसे त्याग दिया। जब हिल ने वह पुस्तक प्रकाशित की जो बाद में इतिहास की सबसे बड़ी आत्मविकास क्लासिक्स में से एक बन गई, थिंक एंड ग्रो रिच, 1937 में उन पर तुरंत हमला किया गया। कई लोगों ने उन्हें धोखेबाज कहा, अन्य लोगों ने कहा कि उनके विचार भ्रामक थे, कि यह वास्तविक दुनिया में कभी काम नहीं करेगा।
कल्पना कीजिए, जब आप कुछ लिखने के लिए वर्षों तक अध्ययन, साक्षात्कार और अवलोकन करते हैं, तो इस तरह के निर्णय को सुनने का भार क्या होगा। स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी, खुद पर संदेह करना, पीछे हटना, हार मान लेना। लेकिन हिल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समझा कि वह अस्वीकृति लोगों के सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश करने की कीमत है। परिणाम यह है कि दशकों बाद उनकी कृति की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं और उन्होंने पूरी पीढ़ियों को प्रभावित किया है। यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। आपने कितने विचारों को केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा यह काम नहीं करेगा। कितनी आशाजनक परियोजनाएं बंद कर दी गईं, न कि क्योंकि वे अव्यवहारिक थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि एक बाहरी आवाज आपकी अपनी दृढ़ मान्यता से ज्यादा जोरदार थी। आलोचना में यह लकवाग्रस्त करने की शक्ति है, लेकिन केवल तभी जब आप उसे अपने मन का नियंत्रण सौंप दें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आलोचना दो प्रकार की होती है। रचनात्मक, जो सुधार के मार्ग बताती है, आमतौर पर वह करता है जिसने पहले ही इसी तरह का काम किया हो और जोड़ने के लिए कुछ मूल्यवान हो। और विनाशकारी, जो असुरक्षा, ईर्ष्या या इसे व्यक्त करने वाले व्यक्ति की समझ की कमी का प्रतिबिंब है। एक को दूसरे से अलग करना एक मौलिक क्षमता है। पहला आपके विकास को तेज कर सकता है, लेकिन दूसरे की केवल वही शक्ति है जिसे आप अपने अंदर ले जाने का निर्णय लेते हैं। एक सरल उदाहरण समझने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि एक मूर्तिकार एक कृति पर काम कर रहा है। कुछ लोग प्रशंसा करने के लिए रुकते हैं, अन्य मूल्यवान सुझाव देते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कला के बारे में कुछ भी समझे बिना काम का मजाक उड़ाते हैं। क्या मूर्तिकार को अपनी कृति को छोड़ देना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया? बिल्कुल नहीं। वह आगे बढ़ता रहता है, अपने अंदर मौजूद दृष्टि से प्रेरित होकर। जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। आप यह अनुमति नहीं दे सकते कि जो आपके रास्ते को नहीं समझते हैं, उनका निर्णय उस निर्माण को बाधित करे जो आप करने के लिए पैदा हुए हैं। शोध दर्शाते हैं कि अस्वीकृति का डर विलंब के प्रमुख कारणों में से एक है। बहुत से लोग किसी परियोजना को शुरू नहीं करते हैं क्योंकि वे पहले ही उन आलोचनाओं की कल्पना कर लेते हैं जो उन्हें मिल सकती हैं, और इससे एक दुष्चक्र पैदा होता है। जितना अधिक आप आलोचना होने से डरते हैं, उतना ही कम आप काम करते हैं। जितना कम आप काम करते हैं, आप अपने लक्ष्यों से उतने ही दूर होते जाते हैं। इससे निकलने का तरीका है इस खेल को उलट देना। आलोचना से भागने के बजाय उसका इंतजार करें। समझें कि वह हमेशा आएगी, क्योंकि आलोचना इस बात का संकेत नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि इस बात का है कि आप गतिमान हैं। और एक अनोखी बात है, आप जो भी काम करते हैं वह जितना अधिक प्रासंगिक होगा, उतनी ही अधिक आलोचनाएं आपको मिलेंगी। इतिहास के महान नवाचारक, युग को चिह्नित करने वाले कलाकार, समाजों को बदलने वाले नेता सभी गंभीर निर्णयों का शिकार हुए हैं। क्योंकि वे बुरे थे? ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए कि वे प्रतिमान बदल रहे थे। जो सामान्य से बाहर निकलने की हिम्मत करता है, वह अनिवार्य रूप से प्रतिरोध को जगाता है। अंतर यह है कि उन्होंने बाहरी आवाजों को अपनी आंतरिक दृष्टि को चुराने नहीं दिया। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए हर बार जब आपको कोई आलोचना मिले तो थोड़ा रुकें। खुद से पूछें, क्या इस व्यक्ति के पास जो वह कह रहा है उसके बारे में बात करने का अनुभव है? क्या उसने जो मुझे बताया है वह मुझे किसी तरह विकसित होने में मदद कर सकता है? यदि उत्तर हाँ है तो धन्यवाद कहें और इसे सीखने के रूप में प्रयोग करें। यदि उत्तर नहीं है तो बस उसे जाने दें। अपने अंदर ऐसे शब्दों को न रखें जिनका कोई मूल्य नहीं है। यह छंटाई है जो आगे बढ़ने वालों को उन लोगों से अलग करती है जो बीच रास्ते में रुक जाते हैं। व्यवहार में आलोचना से निपटना मन को भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया न देने के लिए प्रशिक्षित करना है। हर टिप्पणी मानो एक तार्किक छन्नी से होकर गुजरती है। जो काम की है उसे अपना लीजिए, जो बेकार है उसे त्याग दीजिए। और सबसे जरूरी, किसी की राय को अपनी आंतरिक शांति, अपनी सुकून को कभी डगमगाने मत दीजिए। असली ताकत अटल शांति में है। भले ही दुनिया आप पर गरजे, तीखे पत्थरों की तरह शब्द बांधे,
जो लोग इस तूफानी आलोचना के सागर में तैरना सीख जाते हैं, उन्हें एक अद्भुत आजादी मिलती है, अपनी नियति खुद तय करने की आजादी, दूसरों की राय से बंधे बिना। जिंदगी, मेरे दोस्त, कभी शांत झील नहीं होती। अप्रत्याशित घटनाएं, बाधाएं, विनाशकारी नुकसान और रोजमर्रा के काम का दबाव हर किसी के सफर का हिस्सा है। और ठीक इन तूफानों के वक्त असली ताकत दिखती है, सुकून के समय नहीं, बल्कि तूफान के केंद्र में, जब अराजकता सब कुछ निगलना चाहती है। मानव मन के एक महान जानकार नेपोलियन हिल गहराई से समझते थे कि सबसे ज्यादा प्रशंसा पाने वाले और प्रभावशाली लोग वो होते हैं जो जबरदस्त दबाव में भी शांत रहते हैं, जैसे कोई अटल पहाड़। जबकि बहुत से लोग आवेश में आकर काम बिगाड़ देते हैं। जो लोग कठिन समय में भी संयम बनाए रखने की कला सीख लेते हैं, उन्हें एक खामोश फायदा मिलता है जो उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल सकता है। कितनी बार बेतहाशा दबाव ने आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर किया है। शायद किसी भारी कर्ज के चक्कर में, जब आपने हताशा में एक ऐसा कर्ज लिया जिससे आपका बोझ और बढ़ गया और आपको चिंताओं के जाल में फंसा दिया। या फिर किसी पारिवारिक झगड़े में, जब गुस्से में कहे गए तीखे शब्दों ने गहरे जख्म दिए जो आज तक बहते हैं, आत्मा पर अमिट निशान छोड़ गए। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि दबाव खुद नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया उसे तबाह करती है। जो शांति से सांस लेता है, रुकता है और गौर से देखता है, उसे वहां स्पष्टता मिलती है जहां दूसरे सिर्फ निराशा की खाई देखते हैं। थॉमस एडिसन के जीवन की एक यादगार घटना इस अटल रवैये को दर्शाती है। जब उनकी प्रयोगशाला सालों की कड़ी मेहनत और एक बड़ी दौलत के निवेश का नतीजा आग लगने से जलकर राख हो गई, तो वो इस त्रासदी, इस अपूरणीय नुकसान के दर्द के आगे झुक सकते थे। लेकिन अद्भुत दृढ़ता के साथ उन्होंने अपने परिवार को आग के तमाशे को देखने के लिए बुलाया, यह कहते हुए कि यह एक अविस्मरणीय दृश्य होगा, उनके जीवन का एक मील का पत्थर। अगले दिन उन्होंने शून्य से, राख से फिर शुरुआत की और वहां से और बड़े और चमकदार आविष्कार निकले। यह असाधारण प्रतिक्रिया समस्याओं के न होने से नहीं, बल्कि भारी दबाव के सामने शांत रहने के जानबूझकर फैसले से आई। विज्ञान भी शांति के इस प्रभाव की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान के अध्ययन दर्शाते हैं कि जब तनाव हमारे शरीर पर हावी होता है, तो दिमाग का वह हिस्सा जो तार्किक फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है, प्रभावित होता है, सचमुच दबा दिया जाता है। दबाव में मानव दिमाग स्वाभाविक रूप से तुरंत समाधान चुनता है, भले ही वे दीर्घकालिक रूप से हानिकारक हों। लेकिन जो लोग शांति का अभ्यास करते हैं, वे भावनाओं के बजाय तर्क को सक्रिय करने की क्षमता विकसित करते हैं, जिससे उन्हें अधिकांश लोगों पर निर्णायक लाभ मिलता है। सोचिए कि इस क्षमता का आपके जीवन पर कितना परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। कार्यस्थल पर जब आपके साथी किसी संकट के सामने हताश हो रहे होंगे, आप दृढ़ रहेंगे, विकल्पों का शांत चित्त होकर विश्लेषण करेंगे और प्रभावी, शानदार समाधान सुझाएंगे जो दूसरों को दिखाई नहीं देते। बातचीत में जब अन्य लोग डर से झुक रहे होंगे, आप रणनीतिक रूप से चुप रहेंगे, कार्य करने के आदर्श समय की प्रतीक्षा करेंगे, सबसे अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए। यह रवैया न केवल आपकी आंतरिक शांति को बनाए रखता है, बल्कि आत्मविश्वास और सुरक्षा भी प्रदर्शित करता है। कठिन समय में लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की तलाश करते हैं जो अधिक स्थिरता दिखाते हैं, जो शांति का अनुभव कराते हैं। लेकिन इस शांति की क्षमता को कैसे विकसित करें? राज यह नहीं है कि तूफान आने का इंतजार करें और फिर खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करें, बल्कि हर रोज अपने मन को प्रशिक्षित करना है, जैसे कोई सिपाही युद्ध के लिए तैयारी करता है। अनुशासन की छोटी छोटी क्रियाएं, जैसे हमेशा एक ही समय पर उठना, लगातार दिनचर्या बनाए रखना, रोजमर्रा की परेशानियों से बिना शिकायत किए निपटना, महत्वपूर्ण क्षणों के लिए कड़ा प्रशिक्षण है। हर बार जब आप छोटी सी निराशा के सामने शांत रहते हैं, तो आप उस आंतरिक शक्ति को मजबूत करते हैं जो आपको बहुत बड़ी चुनौतियों के सामने भी टिके रहने में मदद करेगी। खुद से पूछें,
कितने अनमोल अवसर आपके हाथ से इसलिए निकल गए क्योंकि आप समय से पहले घबरा गए। कितनी बार आपने कोई आशाजनक परियोजना इसलिए छोड़ दी क्योंकि पहली ही मुश्किल असंभव लग रही थी। एक अपराजेय बाधा। दबाव हमेशा रहेगा, यह निर्विवाद है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं कि वो आपका दुश्मन हो। यह वह प्रशिक्षण स्थल हो सकता है जहां आप खुद को यह दिखाते हैं कि आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। अगली बार जब आपको कोई ऐसी समस्या आए जो आपको कुचलती हुई लगे, तो नजरिया बदलने की कोशिश करें। यह पूछने की बजाय कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, खुद से पूछें, मैं इस पल का उपयोग इस स्थिति पर अपने नियंत्रण को दिखाने के लिए कैसे कर सकता हूं। इस साधारण बदलाव से दबाव विकास और परिपक्वता के अवसर में बदल जाता है, क्योंकि जबकि बहुत से लोग टूट जाते हैं, जो दृढ़ रहता है वह आशा की किरण बन जाता है, दूसरों के लिए एक आदर्श। दबाव के सामने शांति केवल एक प्रशंसनीय गुण ही नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली रणनीति है। जो लोग घबराहट के आगे नहीं झुकते, वे पाते हैं कि भयंकर तूफान में भी स्पष्टता से आगे बढ़ा जा सकता है और अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ उभरा जा सकता है। यह उन लोगों का सबसे बड़ा राज है जो अडिग लगते हैं। वे दबाव से नहीं बचते, वे इसका उपयोग दुनिया को दिखाने के लिए एक मंच के रूप में करते हैं कि कुछ भी उनके धैर्य, उनके अटूट ध्यान और उनके अटूट आंतरिक बल को नहीं छीन सकता। मानव जीवन का बहुत सारा दुख वास्तव में जो होता है उससे नहीं, बल्कि उन चीजों से अटूट लगाव से होता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, जैसे अपने हाथों में पानी जमा करने की कोशिश करना। मानो मन वास्तविकता को स्वीकार करने से मना कर देता है, अतीत को फिर से लिखने या अनिश्चित भविष्य को नियंत्रित करने पर जोर देता है, एक भविष्य जो अभी तक आया ही नहीं है। यह जिद कि सब कुछ ठीक वैसा ही हो जैसा योजना बनाई गई है, एक अदृश्य कारावास में बदल जाता है, एक मानसिक पिंजरा जो हमें कैद कर लेता है। नेपोलियन हिल समझते थे कि असली मानसिक शक्ति उस समय पनपती है जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, जो हमारी पहुंच से बाहर है उसे जाने देना सीख जाते हैं। हिल के जीवन का एक उल्लेखनीय उदाहरण इस सच्चाई को दर्शाता है। 1929 में महामंदी के दौरान उन्होंने देखा कि उनके लगभग सभी व्यापार चौपट हो गए। उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया जो उन्होंने इतनी मेहनत और बलिदान से बनाया था। अधिकांश लोग निराशा के आगे झुक जाते और बहुतों ने वास्तव में फिर कभी उठकर नहीं खड़ा हुआ। लेकिन हिल ने अलग तरह से प्रतिक्रिया दी, उल्लेखनीय लचीलेपन के साथ। उन्होंने समझा कि वे आर्थिक पतन को नहीं बदल सकते, वे उन दिवालियापन को नियंत्रित नहीं कर सकते जो देश को तबाह कर रहे थे, लेकिन वे अपनी प्रतिक्रिया, अपनी भावनाओं और अपनी मानसिकता को नियंत्रित कर सकते थे। और इस दर्दनाक प्रक्रिया से, हानि और पुनर्निर्माण से उनके कुछ सबसे बड़े उपदेश पैदा हुए। सबक स्पष्ट था, जो हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़कर हम कुछ नया बनाने के लिए जगह बनाते हैं, कुछ बेहतर, कुछ ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कितनी रातें बिता चुके हैं टूटे रिश्तों, नाकाम नौकरियों या गंवाए अवसरों को दोहराते हुए। मन उन पलों को फिर से जीने पर जोर देता है, मानो किसी तरह वह उन्हें बदल सके। लेकिन एकमात्र परिणाम और अधिक दुख है, एक दुष्चक्र जो रुकता नहीं। यह पानी को अपने हाथों में थामे रखने जैसा है। जितना अधिक आप दबाते हैं, उतनी ही तेजी से वह निकल जाता है। असली ताकत थामे रखने में नहीं, बल्कि बहने देना, धारा के साथ बहने देना सीखने में है। इस विचार का मतलब जिंदगी से हार मान लेना या सब कुछ निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना नहीं है, बिना उस चीज के लिए लड़े जो हम वास्तव में चाहते हैं। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को उस पर केंद्रित करना जो हमारी पहुंच में है, जिसे नियंत्रित किया जा सकता है, जो पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। आप इस पर नियंत्रण नहीं रखते कि कोई कंपनी दिवालिया होगी या नहीं, लेकिन आप नियंत्रित करते हैं कि आप खुद को कैसे फिर से बनाएंगे। आप इस पर नियंत्रण नहीं रखते कि कोई व्यक्ति जाने का फैसला करता है या नहीं, लेकिन आप नियंत्रित करते हैं कि आप अनुपस्थिति से, बिछड़ने के दर्द से कैसे निपटेंगे। आप शहर के अस्त व्यस्त ट्रैफिक को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन आप नियंत्रित करते हैं कि आप भीड़भाड़ के दौरान समय का उपयोग कैसे करेंगे।
यह बदलाव आजादीदायक है क्योंकि यह आपको फिर से उस चीज के नियंत्रण में रखता है जो वास्तव में मायने रखती है, जिंदगी की चुनौतियों के प्रति आपकी अपनी प्रतिक्रिया। वैज्ञानिक अध्ययन इस महत्वपूर्ण बिंदु को पुष्ट करते हैं। शोध दर्शाते हैं कि जो लोग अपने नियंत्रण से बाहर की घटनाओं को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करते हैं, उनमें तनाव और चिंता का स्तर कम होता है और साथ ही कल्याण की भावना अधिक होती है। वे अपरिवर्तनीय को बदलने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते हैं और इसलिए वे उस जगह कार्य करने के लिए अधिक स्पष्टता और शक्ति रखते हैं जहां वे अंतर ला सकते हैं। यही एक सामान्य दिमाग को लचीले दिमाग में बदलता है, एक ऐसा दिमाग जो भाग्य के वार झेलता है और आगे बढ़ने की ताकत पाता है। त्याग का अभ्यास छोटी छोटी रोजमर्रा की स्थितियों से शुरू होता है। उड़ान में देरी, सुपरमार्केट में लंबी कतार, योजनाओं में अप्रत्याशित बदलाव। चिढ़ने और शिकायत करने के बजाय बस रुकने और स्वीकार करने की कोशिश करें। खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो बस उसे जाने दें। छोटे छोटे संदर्भों में बार बार इस क्रिया को करने से बड़ी परिस्थितियों जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान या दर्दनाक व्यक्तिगत चुनौतियों में भी इसी सिद्धांत को लागू करने की आपकी क्षमता मजबूत होती है। मजेदार बात यह है कि जब आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो विशिष्ट परिणामों से सख्ती से नहीं जुड़ा होता, तो आप अधिक हल्केपन, अधिक आजादी से जीने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह है कि आप समझते हैं कि जिंदगी एक ही गंतव्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते दिखा सकती है। जब कोई योजना विफल हो जाती है तो दुखी होने के बजाय आप खुद को अनुकूल बनाते हैं, खुद को फिर से बनाते हैं, अन्य रास्ते ढूंढते हैं। यह लचीलापन ही किसी व्यक्ति को वास्तव में अदम्य बनाता है। और यहाँ एक शक्तिशाली चुनौती सामने आती है। आने वाले दिनों में जानबूझकर कुछ ऐसा छोड़ने का फैसला करें जो आपके नियंत्रण से बाहर है। यह किसी ऐसे व्यक्ति की नकारात्मक राय हो सकती है जो आपकी यात्रा को नहीं समझता, कोई असंतोषजनक परिणाम, या यहाँ तक कि रोजमर्रा की एक छोटी सी निराशा भी। देखें कि केवल उसे जाने देकर, चिंता का बोझ छोड़कर आप कैसा महसूस करते हैं। हर बार जब आप सफल होते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा संरक्षित होती है और उस काम के लिए उपयोग की जा सकती है जो वास्तव में मायने रखता है, आपके लक्ष्यों के लिए, आपके सपनों के लिए। अंत में, छोड़ना हारना नहीं बल्कि जगह बनाना है। वह बाहर निकालना है जिसका जाना जरूरी है ताकि नई संभावनाएं आ सकें। धारा के विरुद्ध लड़ना बंद करना और जिंदगी के साथ बहना सीखना है, जैसे कोई नदी जो पत्थरों को तोड़ने की कोशिश करने के बजाय उनसे चिपक कर बहती है। जो इस कला में पारंगत होता है वह पाता है कि सबसे बड़ी अनिश्चितताओं के बीच भी शांति से आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि जब आप उसका बोझ छोड़ देते हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो कुछ भी आपकी आंतरिक स्थिरता को नहीं छीन सकता। खामोशी सबसे कम आंकी जाने वाली हथियारों में से एक है, लेकिन सबसे शक्तिशाली में से एक भी है। एक शोरगुल भरी दुनिया में जहां हर कोई हर सेकंड ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, जो खामोशी में महारत हासिल करता है वह एक तरह का प्रभाव प्राप्त करता है जिसे अधिकांश लोग नहीं समझते। लोग मानते हैं कि उन्हें खुद को सही साबित करना है, हर विकल्प समझाना है, किसी भी उकसावे का तुरंत जवाब देना है। हालांकि जितना हम बोलते हैं, हम अपनी कमजोरियों, अपने डर और असुरक्षाओं को उतना ही उजागर करते हैं। इसके विपरीत खामोशी एक रहस्य का स्थान बनाती है, एक अदृश्य शक्ति का क्षेत्र जो दूसरों को संदेह, अनिश्चितता की स्थिति में रखता है। नेपोलियन हिल मानते थे कि सच्चे मजबूत लोगों को अपने कदमों की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। वे चुपचाप चलते हैं और परिणाम खुद बोलने देते हैं। सोचिए कि आप कितनी बार जल्दबाजी में जवाब देने के लिए आगे बढ़े हैं, केवल बाद में कड़वे पछतावे के साथ। हर खाली जगह को शब्दों से भरने की आवश्यकता कई बार गहरे पछतावे को जन्म देती है, क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, अनावश्यक जानकारी देते हैं और दूसरों को एक ऐसा लाभ देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी।
जब आप सही समय पर चुप रहना सीख जाते हैं तो आपको एक ऐसी शक्ति मिलती है जो संचार से परे है। आप स्थिति की गतिशीलता को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, खेल को आगे बढ़ाते हैं। एक बातचीत की कल्पना कीजिए। मेज के दूसरी ओर व्यक्ति एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और आपके तुरंत जवाब की प्रतीक्षा करता है। खामोशी छा जाती है और जितना अधिक आप इसे बढ़ाते हैं वह उतना ही असहज, अधिक बेचैन और चिंतित हो जाता है। यह खामोशी के इसी स्थान पर है कि वह बहुत अधिक बोलना शुरू कर देता है, अनावश्यक विवरण प्रकट करता है, प्रस्ताव की शर्तों में सुधार करता है, केवल तनाव को तोड़ने के लिए, असहज खामोशी को तोड़ने के लिए। यही खामोशी की शक्ति है। यह दूसरों को पहले आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है, जबकि आप अडिग, अप्रभावित बने रहते हैं। और यह केवल बड़ी बातचीत पर ही लागू नहीं होता। रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है तो अपेक्षित प्रतिक्रिया क्रोध, तत्काल बचाव, उसी तीव्रता से जवाब है। लेकिन जब आप केवल प्रतिक्रिया नहीं देने का विकल्प चुनते हैं तो दूसरा व्यक्ति स्थिति का नियंत्रण खो देता है। जो हमला होना था वह हमलावर के लिए निराशा में बदल जाता है, जबकि आप अपनी ऊर्जा को अक्षुण्ण रखते हैं, अपनी आंतरिक शांति को। इस तरह का रवैया दूसरों के आपके देखने के तरीके को बदल देता है। किसी भी चीज के सामने फटने वाले व्यक्ति के बजाय आप रहस्यमय बन जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता, कोई ऐसा व्यक्ति जो सम्मान और प्रशंसा को प्रेरित करता है। अभी भी एक महत्वपूर्ण विवरण है, खामोशी केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह अवलोकन का एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान भी है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अधिक समझते हैं। सूक्ष्म भाव, महत्वपूर्ण विराम, आवाज का स्वर, यह सब बहुमूल्य जानकारी प्रकट करता है जो उन लोगों के लिए ध्यान से छूट जाती है जो खुद को थोपने में बहुत व्यस्त हैं। खामोशी में आप पंक्तियों के बीच पढ़ते हैं, छिपे इरादों और छिपी कमजोरियों को समझते हैं। महान नेता और रणनीतिकारों ने इस अनोखे संसाधन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया है। व्यापार जगत से एक उल्लेखनीय उदाहरण आता है। स्टीव जॉब्स, जो अपने रहस्य रखने और रणनीतिक रूप से खामोशी का उपयोग करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे, शायद ही कभी अपने प्रोजेक्ट्स का विवरण समय से पहले बताते थे। जब वे आखिरकार जनता के सामने कुछ प्रस्तुत करते थे तो आश्चर्य इतना बड़ा होता था कि प्रभाव असीम रूप से गुणा हो जाता था। इस मामले में खामोशी अपेक्षा, अधिकार और सम्मान उत्पन्न करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण थी। विज्ञान यह भी बताता है कि अधिकांश लोगों के लिए खामोशी इतनी असहज क्यों है। मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि मानव मस्तिष्क लगातार अंतराल को भरने का प्रयास करता है। जब कोई विराम लंबा होता है तो एक असुविधा पैदा होती है जो व्यक्ति को इसे किसी भी कीमत पर तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। इसी क्षण कई लोग हार मान लेते हैं, जरूरत से ज्यादा खुलासा करते हैं, अपनी रणनीतियों से समझौता करते हैं। जो लोग खामोशी को अपनाना सीख चुके हैं वे पाते हैं कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इसके विपरीत इसी स्थान में सच्ची शक्ति छिपी है, सच्चा नेतृत्व। अगर आप इसे व्यवहार में लाना चाहते हैं तो छोटी शुरुआत करें। अगली बार जब कोई आपको चिढ़ाने की कोशिश करे, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गहरी सांस लें, खामोशी को बढ़ने दें, दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया देखें, बारीकियों पर ध्यान दें। आम बातचीत में ज्यादा सुनने और कम बोलने का प्रयास करें और देखें कि कैसे दूसरे लोग ज्यादा खुलने लगते हैं, अपनी असली पहचान दिखाने लगते हैं। तनावपूर्ण स्थितियों में जल्दबाजी में सफाई देने से बचें और केवल जरूरी होने पर ही बोलने की शांति का अनुभव करें। यह धीरे धीरे आपका जीवन के प्रति नजरिया बदल देगा। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, हर आलोचना का जवाब देने या हर फैसले को सही ठहराने की जरूरत नहीं है। खामोशी अनुशासन, अटूट आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण का प्रतीक बन जाती है। यह संकेत है कि आप दूसरों की गति से नहीं बल्कि अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। आखिरकार जो खामोशी में महारत रखता है उसे सम्मान पाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से उसे प्राप्त करता है। आपके शब्दों का ज्यादा वजन, आपके हाव भाव का ज्यादा अर्थ और आपकी उपस्थिति का ज्यादा प्रभाव होगा।
जहां कई लोग सुने जाने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करते हैं, वहीं आप पाते हैं कि असली ताकत कम बोलने और ज्यादा काम करने में है, शब्दों से कहीं आगे बढ़ने में। और जब आप आखिरकार खामोशी तोड़ने का फैसला करते हैं, तो हर शब्द में एक अजेय शक्ति होती है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और जैसे आप इस पर विचार करते हैं, आपके विकास का अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है। अभी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और मेरे साथ यह सफर जारी रखें। यहाँ हर कंटेंट पूरी लगन से बनाया गया है, क्योंकि जब आपके असली विकास और बदलाव की बात आती है तो मैं कोई समझौता नहीं करता। अगले वीडियो में मिलते हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि वह आपका परिवर्तन और आगे बढ़ाएगा।